आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ बैंक इन इंडिया में। ठीक है, तो इंडिया में भारत में कितने प्रकार के बैंक हैं और उनका रोल क्या है। मैं बताऊं, सारे बैंक सभी प्रकार के रोल अदा करते हैं, लेकिन कुछ रोल उनके सबसे इंपॉर्टेंट रोल होते हैं जिसको वो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ऐसा नहीं है कि कॉमर्शियल बैंक इंडस्ट्रियल सेक्टर को नकार देगा, ऐसा नहीं है कि कॉमर्शियल बैंक एग्रीकल्चर सेक्टर को नकार देगा, लेकिन कॉमर्शियल बैंक सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस किसको देगा? कॉमर्स को प्रमोट करने के लिए। तो इसी प्रकार हमारे जितने बैंक हैं वो बनाए गए हैं एक विशेष पर्पज के लिए, लेकिन उन पर्पज के साथ ही साथ अन्य पर्पज को भी वो सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। ये पॉइंट आप इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो आर्थिक विकास की बढ़ती गति के साथ मुद्रा और ऋण की आवश्यकता में वृद्धि हुई है। ठीक है, जैसे जैसे इकोनॉमिक जो आपकी ग्रोथ बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ने के साथ साथ इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करने के लिए पूंजी चाहिए, और पूंजी कहाँ से मिलेगी? बैंक से मिलेगी। इस कारण बैंक के कई प्रकार के विकसित हुए और बैंकों में भी विशिष्ट प्रक्रिया को आरंभ किया गया। विशिष्ट प्रक्रिया यानी स्पेशल केसेस दिए गए कि आपको स्पेशल टाइप के लोन प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो सुविधाएं प्रदान की जाती है जिसे हम लोग बैंक लोन के नाम से जाना जाते हैं, आप इनको जो सुविधाएं विशेष प्रकार की ये बैंक प्रदान करते हैं इन्हीं के नाम से इनको जान जाते हैं। यानी इनकी कार्य पद्धति जो है तो होती है, जो वर्किंग नेचर होता है, वर्किंग नेचर के अकॉर्डिंग इन बैंकों को हम आज क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस टाइप्स के हमारे पास बैंक हैं और उनका क्या क्राइटेरिया है। तो हम भारत में 10 प्रकार के बैंकों की आज बात करने जा रहे हैं। तो सबसे सर्वोच्च बैंक जो हमने अभी आपके साथ डिस्कस किया था, और आप जानते हो कि हमारे देश का सबसे हेड बैंक जो होता है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रत्येक राष्ट्र में केवल एक होगा। प्रत्येक राष्ट्र में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया केवल एक होगा, और भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इसका पद मिला हुआ है। तो प्रत्येक देश के बैंकिंग ढांचे में सर्वोच्च संस्था के रूप में केंद्रीय बैंक होता है, और ये बैंक शाखा का नियमन और नियंत्रण करता है। रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट, ये दो टेक्निकल वर्ड है। रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट करता है, मनी क्राइसिस कहाँ पर हो गई है उसको अवेलेबल कराना, फ्लो जो मनी फ्लो का डायरेक्शन चेंज हो गया उस डायरेक्शन को क्या करना? प्रॉपर करना। तो नियमन एंड नियंत्रण और देश की बैंकिंग व्यवस्था पर प्रभावी नियंत्रण, जैसे नोट निर्गमन करना, इशूइंग द नोट्स, सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम करना, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट के रूप में काम करता है। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस समय देश का केंद्रीय बैंक के रूप में काम कर रहा है। अब दूसरी जब हमारी बात आती है तो सेकंड हम जब बात करते हैं तो व्यापारिक बैंक की बात करते हैं, कॉमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं। तो कॉमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया ये सेकंड स्थान पर इनका नाम आता है, और इन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए, ट्रेड को यानी कॉमर्स को प्रमोट करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प किया था। ठीक है, ये डायरेक्ट पब्लिक से जुड़े हुए थे। तो जो बैंक सामान्य बैंकिंग का कार्य करते हैं उन्हें व्यापारिक बैंक कहा जाता है। ठीक है, सामान्य बैंकिंग का काम डिपॉजिट लेना, ठीक है, लोन देना, इस प्रकार की एक्टिविटी को अगर कोई ऑपरेट करता है तो उसे हम लोग कॉमर्शियल बैंक कहते हैं। ये बैंक धन जमा करते हैं, डिपॉजिट्स लेते हैं, लोन देते हैं, ग्राहकों के अभिकर्ता के रूप में, एजेंट के रूप में उनके धन का प्रेषण करने, चेक बनाने, बिल आदि संग्रहण तथा भुगतान करने, साख पत्र जारी करने संबंधी अनेक कार्य करते हैं। भारत में जो व्यापारिक बैंक हैं सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि केवल गवर्नमेंट सेक्टर में है, प्राइवेट सेक्टर में भी काफ़ी प्राइवेट सेक्टर के बैंक प्रेजेंटली वर्क कर रहे हैं एज अ कॉमर्शियल बैंक। भारत में स्टेट बैंक समूह सहित 27 व्यापारिक बैंक जो इस समय गवर्नमेंट के बैंक है, सार्वजनिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिनका नेशनलाइजेशन किया गया था देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए। ठीक है, तो कॉमर्शियल बैंक वो बैंक होते हैं जो नॉर्मल बैंकिंग एक्टिविटी को संपादित करते हैं। ठीक है, अगर कोई नॉर्मल बैंकिंग एक्टिविटी को संपादित कर रहा है तो उसे हम कॉमर्शियल बैंक की कैटेगरी में ला देते हैं। और दूसरा पॉइंट है कि पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, दोनों सेक्टर के बैंक कौन कौन से, आपको ये जिम्मेदारी मैं देता हूं कि पब्लिक सेक्टर के बैंक तो मैंने आपको काउंट कराए,
प्राइवेट सेक्टर के कौन कौन से बैंक है ये आप मुझे बताइएगा। तीसरा आपका है सहकारी बैंक। अब आपको देखिए यहां से आपको नए बैंक आपको लगेंगे। सहकारी बैंक, इन्हें हम लोग कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक का मतलब होता है कि ये विशेष जो आपके मार्जिनल सेक्टर ऑफ द सोसाइटी होते हैं, जो समाज में मध्यम वर्ग से नीचा तक का तबका होता है, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण प्रदान करते हैं। ठीक है, तो मार्जिनल सेक्टर ऑफ द सोसाइटी के लिए ऋण अवेलेबल कराते हैं, लोन्स अवेलेबल कराते हैं, उनकी डिपॉजिट्स को रखते भी हैं अपने पास। मान लीजिए आपके पास 10 रुपए है, अब कमर्शियल बैंक ने कहा 10 रुपए हम नहीं जमा करेंगे, मिनिमम डिपॉजिट आप 100 करिए, तब आप क्या करोगे, आप सहकारी बैंक के शरण में जाओगे कि आई हैव 10 रुपी हमारा, तो वो बैंक जमा कर लेगा। आपको 50 रुपए निकालना, कमर्शियल बैंक हो सकता है इग्नोर कर दे, हम नहीं निकालने देंगे, मिनिमम लिमिट है इतना निकालना पड़ेगा। आप जाते होगे एटीएम मशीन में, मिनिमम होता है कि इससे नीचे का आप अमाउंट नहीं निकाल सकते हो। तो इसलिए छोटी जो धनराशि है, प्रेषण चाहे निकालना, उनकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको संपादित करने के लिए सहकारी बैंक विशेष रोल अदा करते हैं। तो भारत में सहकारी बैंक विशेष रूप से एग्रीकल्चर लोन या ऋण की आवश्यकता को पूरा करने का कार्य करते हैं। तो एग्रीकल्चर लोनिंग के लिए, क्योंकि देखो भारत में अधिकतर जो होता है, जो अधिकतर लोग हैं मार्जिनल सेक्टर के लोग, मैंने देखा कि वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कम संपादित कर रहे हैं वो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री पे ज़्यादा निर्भर है। ठीक है, तो इनको वो लोन क्या करता, प्रोवाइड करता, ये सहकारिता के सिद्धांत पे काम करता। सहकारिता का मतलब होता है कोऑपरेट करना, हेल्प करना, सपोर्ट करना। ठीक है, भारत में सहकारी बैंकों का ढांचा त्रिस्तरीय है, 3 स्तर का है भारत में जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। पहला है राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक, दूसरा आपका आता है जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक जिसे हम लोग बोलते हैं, तथा गांव स्तर पर जो आता है उसे हम लोग प्राथमिक सहकारी बैंक या कृषि साख समितियां के नाम से काम कहते हैं। कृषि हेतु, एग्रीकल्चर हेतु जो आपके पास दीर्घ लोन उपलब्ध करवाने के लिए राज्य स्तर पर केंद्रीय भूमि विकास बैंक तथा जिला स्तर पर प्राथमिक भूमि विकास बैंक भी स्थापित किए गए हैं, जो भी कोऑपरेटिव बैंक की कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक जो थे वास्तव में इनका स्ट्रक्चर इसलिए बनाया गया था ताकि अल्पकालिक फाइनेंस की जो आवश्यकता है उसको पूरा किया जा सके। लेकिन किसानों ने एक डिमांड की कि नहीं, कुछ चीज़ें तो ठीक है, आपने अल्पकालिक कर दिया कि आपने बीज खरीदने के लिए हमको दे दिया, ठीक है, आपने जुताई करने के लिए दे दिया, बुआई करने के लिए दे दिया, आपने हमको सिंचाई करने के लिए दे दिया, लेकिन कुछ चीज़ें होती जो दीर्घकालिक हमको आवश्यकता, जैसे मुझे ट्रैक्टर खरीदना है, तो ट्रैक्टर कैसे होगा, एक दिन में ट्रैक्टर तो आएगा नहीं, तो मुझे दीर्घकालिक लोन की आवश्यकता पड़ गई। मुझे मेरी भूमि जो थी वो समतल नहीं थी, उस भूमि को समतल करने के लिए मुझे पैसे चाहिए। तो इस प्रकार राज्य स्तर पर केंद्रीय भूमि विकास बैंक स्थापित किए गए और जिला स्तर पर प्राथमिक भूमि विकास बैंक स्थापित किए गए। तो किसानों को दीर्घकालिक लोन केंद्रीय भूमि विकास बैंक के द्वारा दिया गया। अब भूमि विकास, चाहे भूमि को समतल करने की बात की जाए, चाहे भूमि पर क्या होता है सिंचाई के लिए कुएं खोदने की बात की जाए, ठीक है, ये दीर्घकालीन ऋण के अंतर्गत आते हैं। यानी जिन ऋणों को 5 साल से अधिक के लिए हमको आवश्यकता थी, तो 5 साल से अधिक के लिए जो ऋण हमको चाहिए होगा, उन ऋणों की व्यवस्था हम कहां से करेंगे, हम उनको कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से संपादित करेंगे। क्लियर हुआ? तो अल्पकालिक ऋण की आवश्यकता की पूर्ति के लिए छोटी बचतों को, छोटी जमाओं को, छोटे लोन्स को क्या करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, क्योंकि जो मिडिल क्लास से नीचे वाला तबका होता है इनके पास छोटी छोटी बचतें बहुत ज़्यादा होती हैं, छोटे छोटे जमा करने वाली समस्याएं बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, अब कोई बैंक कहते कि नहीं 5,000 के नीचे डिपॉजिट नहीं हमारे यहाँ होगा, तो आप बताइए कहाँ जाओगे। ये छोटी छोटी बचतों को समाहित कर रहे थे, तो इनको हम लोगों ने सहकारी बैंक की कैटेगरी में रखा। नाउ द नेक्स्ट है चौथा, औद्योगिक विकास बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक कौन से बैंक थे, ऐसे बैंक जिन बैंकों के माध्यम से दीर्घकालिक इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंतर्गत इंडस्ट्रियल
डेवलपमेंट के लोन मिल सके, उन्हें हम लोग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक की कैटेगरी में रखते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये बैंक उद्योगों के आधारभूत ढांचे को विकसित करने के लिए, अब उद्योग के आधारभूत ढांचे क्या होते हैं, सपोज दैट जमीन खरीदना, फिर जमीन खरीदने के साथ साथ इसमें मशीनें, करोड़ों रुपए की मशीनें लगती हैं, करोड़ों रुपए के मशीनें के बाद क्या होता है, इनके और भी बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, कच्चे माल की व्यवस्था करना होता है, कोल्ड स्टोर बनाना होता है, देयर आर द मेनी क्या होता है इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड बाय दीज इंडस्ट्रीज। तो इन इंडस्ट्री को ट्रक की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, बहुत सी चीजें जरूरत पड़ती हैं। तो उन आधारभूत ढांचे के विकास के लिए दीर्घकालीन एवं आसान किस्तों पर ऋण उपलब्ध कराने का काम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक द्वारा संपादित किए जाते हैं। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक केवल इकोनॉमी में इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रमोट करने के लिए स्पेशली बनाए गए, ताकि देश में अर्थव्यवस्था में जो उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं उनको कोई फाइनेंशियल क्राइसिस ना उत्पन्न होने पाए। ये बैंक प्रबंधकीय, तकनीकी, विपणन आदि के लिए मार्गदर्शन भी प्रदान करते थे। अब ये क्या था कि आपकी कंपनी का मैनेजमेंट सही नहीं है, उसमें एडवाइस आप इनसे ले लीजिए, टेक्निकल सपोर्ट नहीं प्रॉपर काम कर रहा, उसमें भी आपको एडवाइस करेंगे, एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी, आप अपने प्रोडक्ट को कैसे बेचेंगे, उसके लिए भी ये अपना योगदान करते हैं। भारत में आज़ादी के बाद अनेक विकास बैंकों की स्थापना की गई, ताकि देश में, क्योंकि एग्रीकल्चर बेस्ड हमारी इकोनॉमी थी, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी होने के कारण हमारी इकोनॉमी की स्पीड उतनी तेज नहीं थी जितनी तेज होनी चाहिए। इसलिए हमारा एक कॉन्सेप्ट आया कि क्यों ना एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी के साथ साथ इंडस्ट्रियल बेस्ड इकोनॉमी को डेवलप किया जाए। ठीक है, आप देखिएगा कोई भी डेवलप्ड कंट्री है वहां पर एग्रीकल्चर सेक्टर सेकेंडरी है, वहां पर इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत तेजी से डेवलप हुआ है। तो भारत को भी अगर डेवलप्ड कंट्री के कैटेगरी में लाना है तो हमको एग्रीकल्चर के साथ ही साथ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एग्रीकल्चर को सपोर्ट मत करिए, एग्रीकल्चर के साथ ही साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी तेजी से आपको सपोर्ट करना होगा, तभी देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ सकती है। तो इस देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई और राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय उद्योग वित्त निगम, औद्योगिक वित्त निगम 1948 में, देखो स्वतंत्रता के तुरंत बाद इस बैंक की स्थापना की गई, इंडस्ट्रियल औद्योगिक वित्त निगम। फिर भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम आपका 1955 में स्थापित किया गया। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 1964 में स्टैब्लिश किया गया। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक रिकंस्ट्रक्शन बैंक, मतलब कोई कंपनी है जो घाटे पे जा रही, कोई तकनीक चेंज करना है तो आप जाइए रिकंस्ट्रक्शन बैंक से जाइए लोन ले लीजिए 1985 में। तथा राज्य स्तर पर राज्य वित्त निगम काम करते हैं ताकि इंडस्ट्रियल सेक्टर को तेजी से प्रमोट एंड सपोर्ट किया जा सके। ठीक है, प्रमोट एंड सपोर्ट, क्योंकि बिना सपोर्ट के प्रमोट आप कर दोगे लेकिन सपोर्ट नहीं कर रहे कैसे काम चलेगा। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को लाने के लिए ऐसा काम किया गया, क्योंकि ये देखा गया कि एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर गेहूं एक्सेस उत्पादन हो जाता है तो इंडस्ट्रियल सेक्टर ही है जो उसको बिस्किट में कन्वर्ट करके उसकी लॉन्गविटी यानी टाइम फेज को बढ़ा सकता है। और टाइम फेज को बढ़ाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका हो जाता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर को हो जाता है। टमाटर को देखो, टमाटर की लाइफ बहुत कम होती है, 2 दिन में सड़ने लगेगा, लेकिन इंडस्ट्री क्या करती है, उसको प्रोसेस करके जैम में कन्वर्ट कर देती है, उसको प्रोसेस करके अन्य चीजों में कन्वर्ट कर देती है, परिणाम से उसका टाइम लेगेटी बढ़ जाती है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर की जो वस्तुएं हैं इनको दीर्घकालीनता कौन प्रदान करता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर प्रदान करता है। आपका गेहूं तुरंत खराब हो जाएगा, अगर उसको बिस्किट बना दो देखो कितना दिन तक चलता है। तो अगर आपकी देश की इकोनॉमी को संभालना चाहते हो कि कंज्यूमर की यूटिलिटी मैक्सिमाइज रहे, तो निश्चित रूप से आपको एग्रीकल्चर सेक्टर प्रमोट करने के साथ साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रमोट करना होगा। और जब इंडस्ट्रियल सेक्टर को आप प्रमोट करोगे तो निश्चित रूप से देश की सबसे बड़ी समस्या भूखमरी और गरीबी है, उस पर अटैक कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस यूनिट नहीं है, इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं है, तो जो मिल्क है 24 घंटे में दूध खराब हो जाता है, कितना आप उबालोगे। मिल्क पाउडर बनाने की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल सेक्टर के पास है। ठीक है, तो प्रोसेस करने की इंडस्ट्री किसके पास है,
इंडस्ट्रियल सेक्टर के पास क्षमता है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के रूप को चेंज कर देता है और उसमें टाइम सबसे बड़ा फैक्टर है, उसको ऐड कर देता। बहुत गंभीरता से इस बात को सोचिएगा कि व्हाट इज द रोल ऑफ इंडस्ट्री इन द इकोनॉमी। तो केवल पूंजीपति कह देने से ये नहीं होता कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का हम सपोर्ट कर रहे हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर को भी सपोर्ट कर रही है। सपोर्ट कैसे कर रही है? उनके लिए कोल्ड स्टोर बना रही है, उनकी वस्तुओं को प्रोसेस कर रही है, उनमें टाइम जैसा इंपॉर्टेंट फैक्टर को ऐड कर रही है। अब देखिए टमाटर जो तुरंत खराब हो जाता था, आप 1 साल बाद भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होता, जूस आप देखिए किसका जूस है, वो आप क्या करते हो, बंद डिब्बे में आप लॉन्ग टाइम पर यूज कर सकते हो। तो इस प्रकार इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट विथ एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए के साथ साथ हमको इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी प्रमोट करना होगा, तभी हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ेगी। भारतीय अर्थव्यवस्था की इस आवश्यकता को समझा गया। प्रथम 5 ईयर प्लान, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो एग्रीकल्चर बेस्ड था, लेकिन सेकेंड 5 ईयर प्लान जो हमारा बनाया गया था वो इंडस्ट्रियल बेस्ड कहा गया। तो इस प्रकार एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल दोनों सेक्टर को पैरेलल डेवलपमेंट करने की बात कही गई और बैंकिंग सिस्टम से कहा गया कि दोनों सेक्टर को आप प्रॉपरली प्रमोट करिए। अगर दोनों में से कोई सेक्टर वीक हुआ तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम निश्चित रूप से पीछे हो जाएंगे। तो इसीलिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक भारत में तेजी से ओपन किए गए और आप देखिए स्वतंत्रता के जस्ट बाद इस पर कदम उठाए गए। अगला है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अब देखिए इंडस्ट्रियल बैंक की मैंने बात कर लिया, अब इंडस्ट्रियल बैंक की में बात करने के बाद अब एग्रीकल्चर पर फिर देखो सरकार ने फोकस किया। 1975 में सरकार ने देखा कि जितने इंडस्ट्रियल बैंक थे वो इंडस्ट्री वालों को लोन दे रहे थे, कमर्शियल बैंक कॉमर्स वालों को लोन दे रहे थे, सहकारी बैंक भी क्या कर रहे थे कि सहकारी बैंक मेन कोर सेक्टर में नहीं एंट्री कर पा रहा था। कौन सा सेक्टर? एग्रीकल्चर सेक्टर था जिसके लिए उसको बनाया गया। प्रॉब्लम क्या थी? पूंजी की कमी। सहकारी बैंक कह रहे थे हमारे पास इतनी पूंजी नहीं होती। इनकी पूंजी आती कहां से है? इनके डिपॉजिट के द्वारा। अब आप इमेजिन करो कि कोई व्यक्ति 20 रुपए जाकर के बैंक में जमा करता तो उससे कितना क्रेडिट क्रिएशन आप कर सकते हो। इंडस्ट्रियल सेक्टर में तो 20 लाख जमा करता है कोई व्यक्ति, 10 लाख जमा करता है, 5 लाख, तो उससे इजीली क्रेडिट क्रिएशन किया जा सकता है एंड द नंबर ऑफ द कस्टमर यू कैन इंक्रीज, आप नंबर ऑफ द कस्टमर बढ़ा सकते हो, यानी क्रेडिट क्रिएशन किया जा सकता है। बट सहकारी बैंक के पास पूंजी कहां थी? वो तो बड़ी अल्प बचतों को कलेक्ट कर रहे थे और उसको लोन के रूप में देकर के कितना अर्न करेंगे। तो सहकारी बैंकों के पास एक समस्या आई और वो समस्या थी उनके पास पूंजी नहीं थी। जब उनके पास पूंजी नहीं थी तो एग्रीकल्चर सेक्टर को लोन कहां से दें, और किसानों को लोन तो देखो हो गए बहुत ज्यादा चाहिए होता, और किसानों के पास एक प्रॉब्लम होती है कि अगर फसल खराब हुई तो लोन रीपे भी नहीं कर पाएंगे। दैट इज द प्रॉब्लम विद देम। अगर उनकी फसल खराब हुई तो गया काम से। अब सहकारी बैंकों के पास इतनी क्षमता नहीं थी। परिणाम स्वरूप वही बात हुई कि सहकारी बैंकों को प्रमोट करने के बाद भी हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर उसी तरह वित्त विहीन था, लैक ऑफ द फाइनेंस था। कहां से मनी आए? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिर से एक नया कदम उठाया अक्टूबर 1975 को। कब? 2 अक्टूबर को भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में साख की आपूर्ति, साख का मतलब मनी, ठीक है, साख का मतलब मनी की आपूर्ति की समुचित व्यवस्था हेतु तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किया और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कॉमर्शियल बैंक से जोड़ दिया गया। कॉमर्शियल बैंक से जोड़ने का मतलब क्या हुआ कि यू आर स्पॉन्सर ऑफ दिस बैंक, आप इसकी पूंजी की व्यवस्था करोगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों स्पॉन्सर करा गया, क्योंकि कॉमर्शियल बैंकों के पास तो पैसे थे और उनको पूंजी जुटाने की जिम्मेदारी किसको दी गई? कॉमर्शियल बैंकों को दी गई। तो जो जैसे आपके पास रीजनल रूरल बैंक थे, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आपके गांव में खुले होंगे, तो देखिएगा नीचे लिखा होगा स्पॉन्सर बाय पीएनबी, स्पॉन्सर बाय बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा, स्पॉन्सर बाय एसबीआई। ठीक है, तो इस प्रकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, स्पेशली रूरल सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, स्पेशली रीजनल सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, एक स्पेशल क्षेत्र को प्रमोट करने के लिए 2 अक्टूबर 1975 को
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रीजनल रूरल बैंक RRBs की स्थापना की गई। वर्तमान में भारत में 516 जिलों में लगभग 14,000 से अधिक शाखाएं इसकी सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं। लेकिन फिर से वही बात हुई, कॉमर्शियल बैंकों ने रिपोर्ट रखी कि रीजनल रूरल बैंक को हम कितना फाइनेंस दें, क्योंकि यहां पर लॉसेस ज्यादा हो रहे हैं, किसान नहीं लौटा पा रहे हैं लोन, हम कितना सपोर्ट करें। तो जिस ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत, जिस उद्देश्य को लेकर के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी, वो अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाए। तो जब वो अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाए तो गवर्नमेंट को फिर से नई स्ट्रेटजी अपनानी पड़ी, और तब जा करके आपने देखा होगा इनको लैक ऑफ द फाइनेंस वाली प्रॉब्लम फिर से आ गई। वही समस्या जो शुरू से चल रही थी, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ द नेशनलाइजेशन ऑफ द कॉमर्शियल बैंक किया 1955 में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आया, 1969 में आपके पास 14 बैंक आए। फिर से आप देखिएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना के बाद 1980 में फिर से नेशनलाइजेशन किया गया, फिर भी काम नहीं चला। 1982 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इंदिरा गांधी जी थी उस समय, उन्होंने सोचा कि नहीं, एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने के लिए एक नया बैंक ही ओपन कर दिया जाए और जो RBI की तरह पावर रखे, और वहां से जन्म हुआ आपके नाबार्ड का, कि नाबार्ड डायरेक्ट इसको देखेगा कि कहां से फाइनेंस की प्रॉब्लम आ रही है और उसको फाइनेंस अवेलेबल कराने की जिम्मेदारी नाबार्ड को दी गई। तो इस प्रकार नाबार्ड एक बहुत बड़ी भूमिका के साथ आया, उतरा, और नाबार्ड ने क्या किया, इनको फाइनेंस देने का काम चालू किया। तो ऐसा नहीं था कि रास्ते बड़े आसान हो गए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतने कदम उठाए और भारत में क्राइसिस समाप्त हो गई। नहीं, इन बैंकों के साथ अपनी क्राइसिस होने लगी थी। इंडस्ट्रियल सेक्टर के अपने प्रॉब्लम थे, एग्रीकल्चर सेक्टर के बैंक के अपने प्रॉब्लम थे, कोऑपरेटिव बैंक्स के अपने प्रॉब्लम्स थे। तो इस प्रकार से अब जब हम और डीपली चलेंगे तब बताएंगे क्या हुआ था। फिर आगे बैंक ओपन किए गए, निर्यात आयात बैंक। निर्यात आयात बैंक क्या थे? जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को प्रमोट करने के लिए बैंक थे, ठीक है। क्योंकि किसी देश की, जब इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स आप पढ़ोगे तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में किसी देश के आर्थिक विकास का इंजन कहा जाता है। ओहलिन का एक स्टेटमेंट है, बर्टिन ओहलिन ने कहा था कि किसी देश के आर्थिक विकास का इंजन क्या है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक क्या करेगा? ये बैंक विदेशी व्यापार को, जो फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करने के लिए स्पेशली बनाया गया, ये निर्यातकों एवं आयातकों को साख सुविधाएं प्रदान कर रहे थे। क्योंकि विदेश से वस्तुएं मंगाना, फिर उसको पेमेंट करना, अपने देश से वस्तुएं भेजना, फिर उसका पेमेंट लेना, दैट इज डिफिकल्ट टास्क। ये देश नहीं है कि आप गाड़ी उठाए चले गए और अपना काम करा लिए, नहीं, इसके लिए ह्यूज मात्रा में मनी की आवश्यकता पड़ती है। और क्या हुआ, भारत सरकार ने इस सुविधाओं को प्रमोट करने के लिए स्पेशली कहा कि आप कॉमर्शियल बैंक पे डिपेंड मत रहिए, आपको हम अलग से बैंक दे रहे हैं, और उस बैंक का नाम था एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक कहा गया। भारत में निर्यात आयात बैंक जनवरी 1982 से कार्यरत है। 1982 से ये काम कर रहा है ताकि जो ट्रेडर्स हैं उन ट्रेडर्स को प्रमोट किया जा सके इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। नाउ द नेक्स्ट है विनियोग बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक। इन बैंकों का कार्य देश में बिखरी हुई बचतों को एकत्रित कर उसका लाभप्रद वियोजन करना था। विनियोजन मतलब छोटी छोटी बचतें हैं पूरे देश में, तो उन बचतों को कलेक्ट करना, और उन कलेक्ट करने के बाद ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करना जहां पर प्रॉफिट हो। ऐसा नहीं कि कहीं पर इन्वेस्टमेंट करके चले आओ, नहीं, प्रॉफिटेबल एसेट्स पर इन्वेस्टमेंट करना था हमको। ऐसे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना था जहां पर इनको प्रॉफिट मिले। भारत में जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI, ठीक है, म्यूचुअल फंड आदि विनियोग बैंक के रूप में काम कर रहे हैं। अब आप देखो LIC क्या कर रहा था। LIC आपका लाइफ इंश्योरेंस कर रहा था। लाइफ इंश्योरेंस से आपको प्रीमियम जमा कर रहा था। प्रीमियम लॉन्ग टर्म का था और इनको लाभप्रद उस जगह पर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहा था। जब आपका प्रीमियम मैच्योर हो जाता था तो एक बड़ा अमाउंट आपको प्रदान कर दिया जाता था। तो इनको हम लोग विनियोग बैंक के अंतर्गत रखते थे। ये भी एक प्रकार के बैंक ही थे। LIC,
थे नहीं, हैं, आप देखे होंगे, LIC, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अब आपका प्रश्न है कि UTI को प्रेजेंट में किस नाम से जाना जाता है, ये आप हमें बताएंगे बाद में, ठीक है। UTI का नाम चेंज हो चुका है इस समय, ठीक है। म्यूचुअल फंड आदि विनियोग बैंक के रूप में प्रेजेंट में काम कर रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, आपकी बिखरी हुई बचतों को एकत्रित करके प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने का काम ये करते हैं। कौन से बैंक? इन्वेस्टमेंट बैंक। बचत बैंक, सेविंग बैंक। सेविंग बैंक, देखो ये कॉन्सेप्ट तो हमारे देश में नहीं खैर चल रहा है, लेकिन हम इसको पढ़ा देते हैं कि पश्चिमी देशों में सामान्य वर्गों के लोगों की छोटी छोटी बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए अलग से बचत बैंक ओपन किए गए हैं। भारत में इसका रोल कॉमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया, कॉमर्शियल बैंकों को ही दिया गया है। जो हमारे कॉमर्शियल बैंक है वो बचत कलेक्शन का भी काम करते हैं, जबकि आपके पास पश्चिमी देशों में ये बचत बैंक जो होते हैं वो अलग से होते हैं और इनका काम केवल यही होता है कि वो सेविंग्स को प्रमोट करें और लोगों को सेविंग्स की आदत पड़े, ऐसे वो प्रोजेक्ट चलाते हैं। नाउ द नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बैंक। अब आप सोचो, ये तो अभी तक आपने देखा कि देश के बैंक हैं, लेकिन कभी कभी देश पे ऐसी क्राइसिस आ जाती है कि उस क्राइसिस को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, इंटरनेशनल बैंक का सहारा लेती है और इंटरनेशनल बैंकों के माध्यम से इस प्रकार के ऑपरेशन को संपादित किया जाता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था की हालत बहुत खराब हो गई थी। इन अर्थव्यवस्थाओं की हालत को सही करने के लिए और तीव्र आर्थिक विकास हेतु 1944 में अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक, ठीक है, इंटरनेशनल रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई, ठीक है। क्योंकि जब आपका वर्ल्ड वार चला था, सेकेंड वर्ल्ड वार चला, तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद देखो, वर्ल्ड वार से केवल एक ही चीज होती है, वो नुकसान। किसी भी देश का ले लेना, ठीक है, चाहे ए देश हो चाहे बी देश हो, वार केवल नुकसान लाता है और आपका पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तहस नहस हो जाता। आपका ड्रिंकिंग वाटर सोर्स खत्म हो जाते हैं, आपके रोड खत्म हो जाते हैं, आपके आवास खत्म हो जाते हैं। इस प्रकार जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो किसी देश के लिए वेरी इसेंशियल होता है, वो वार से समाप्त हो जाता है। तो वार के बाद बड़ी क्राइसिस हो जाती है। तो इस प्रकार इन क्राइसिस को समाप्त करने के लिए IBRD, ठीक है, इंटरनेशनल रिकंस्ट्रक्शन, IRDB इंटरनेशनल रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई, जिसे विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। इस बैंक की दो शाखाएं हैं, एक है आपका इंटरनेशनल डेवलपमेंट आपके पास संघ और दूसरा है अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम। तो इंटरनेशनल जो फाइनेंस कॉरपोरेशन है, तो इन दो सहायक संस्थाओं के साथ ये जो आपका विश्व बैंक है वो काम कर रहा है। नाउ द नेक्स्ट है देसी या अनौपचारिक बैंकिंग। तो अभी तक जो आपने ऊपर स्टडी किया वो सारे थे औपचारिक। औपचारिक का मतलब होते थे वो गवर्नमेंट के एक विशेष रूल्स के अनुसार ऑपरेट या संचालित होते थे, गवर्नमेंट के एक विशेष रूल्स के अनुसार। लेकिन कुछ बैंक थे जो हमारे परंपरा से संचालित हो रहे हैं, और ये बैंक क्या होते थे, इन्हें हम लोग अनौपचारिक बैंकर्स कहते हैं। अनौपचारिक बैंकर्स वो बैंकर्स होते हैं जिनका कोई रूल्स नहीं होता है, ठीक है। ये किसी व्यक्ति या संस्था के स्वविवेक पर काम करते हैं। ब्याज की दर क्या होनी चाहिए, वो अलग अलग व्यक्तियों से अलग अलग वसूल सकते हैं, ठीक है। कितना लौटाने का टाइम होना चाहिए, कितनी सिक्योरिटी मनी होनी चाहिए किसी लोन देने के पीछे, ये सब उनके मैन मेड होते हैं। उनका जितना मर्जी होगा वो रख लेते थे। तो इसे हम लोग क्या कहते थे, इनफॉर्मल बैंकर्स कहते थे। देसी या अनौपचारिक बैंकर्स भारत के सभी भागों में पाए जाते हैं। ये एग्रीकल्चर, व्यापार के लिए वित्त की व्यवस्था करते हैं। इनमें महाजन, आपके देश आपके गांव का साहूकार, सर्राफ जो ज्वेलरी का काम करते हैं, वो अधिकतर ये काम भी करते हैं, बैंकिंग का काम भी करते हैं, आदि नामों से जाने जाते हैं।
ठीक है, तो इन्हें देसी या अनौपचारिक बैंकर्स की संज्ञा दी जाती है। और भारत में प्राचीन समय में इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। इनका रोल पूरी अर्थव्यवस्था में 92% था 1960 के आसपास। ठीक है, लेकिन इस समय इनका रोल काफ़ी डिक्लाइन हुआ है और अब औपचारिक बैंकिंग ने सभी जगह पर कब्जा कर लिया, लेकिन अभी भी ये निर्मूल नहीं हुए हैं। अर्थात आज भी गांव की अर्थव्यवस्थाओं में इनका स्वामित्व प्रभुत्व देखा जा सकता है और ये अभी भी काम कर रहे हैं। बैंक द्वारा धन जब जमा करते हैं तो धन में खातों के प्रकार आपने जानते होंगे कि जो जब डिपॉजिट आप किसी बैंक में करने जाते हो तो कितने प्रकार की आप डिपॉजिट कर सकते हो। तो पहला मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि फिक्स डिपॉजिट एफडी होती है और एफडी पर जो ब्याज की दर होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। और एफडी जो होती है एक निश्चित समय के लिए होती है, 3 साल 5 साल 10 साल, और इसको एक बार डिपॉजिट करने के बाद आप इस अमाउंट को तोड़ नहीं सकते हो। जब आपका मनी मैच्योर हो जाएगा तो ब्याज इंक्लूड करके अकाउंट में दे दिया जाता है। लेकिन अगर आप एफडी को बीच में तोड़ते, जैसे 5 साल की एफडी है, 2 लाख रुपए आपने जमा किया 5 साल के लिए और कहा गया कि 3 लाख रुपए मिल जाएगा 5 साल के बाद, लेकिन आपने 4 साल के बाद दिया तो आपको कुछ कटौती के साथ ही वापस किया जाएगा और वो कटौती पनिशमेंट के रूप में भी जानी जा सकती है। तो ये सावधि जमा खाता होता है जो बैंक के माध्यम से हम लोग संपादित करते हैं। दूसरा आपने देखा होगा बचत बैंक खाता, सारे स्टूडेंट के पास होता है। ये आपका सेविंग बैंक अकाउंट होता है। इसमें मैंने बोला था कि 3.5% के आसपास ब्याज की दर मिल जाती है। ये हम लोग क्या करते हैं, दैनिक एक्टिविटी, डेली इकोनॉमिक एक्टिविटी को संपादित करने के लिए इस प्रकार के खाते का प्रयोग करते हैं, जिसमें अपने अपने मनी को रखते हैं और ये मनी काफ़ी दिनों तक अगर रखी रहती है तो इस पे ब्याज मिलता है और उसके परिणाम स्वरूप ये बैंक जो बचत खाता है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर खाते के रूप में माना जाता है। इसके अंतर्गत छोटी छोटी बचतों को हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, पेमेंट का भी हम ऑनलाइन माध्यम इन्हीं खातों का प्रयोग में लाते हैं। फिर अगला है आपका करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट मैंने आपके साथ साझा किया था कि करेंट अकाउंट अधिकतर क्या होते हैं, मर्चेंट के द्वारा होता है, व्यापारियों द्वारा ओपन किया जाता है और इसका जो अमाउंट होता है, यानी ये चालू खाता होता है, इसमें ब्याज की दर, सबसे पहले ब्याज की दर 0 होती है। ठीक है, ब्याज की दर 0 होने का मतलब होता है इस पर जो भी आप पैसे रखोगे वो पैसे में ब्याज नहीं आपको मिलेगा, ऊपर से खाते को ऑपरेट कर रखने के लिए कुछ बैंक को आपको चार्ज भी देना पड़ेगा। साथ ही साथ इस प्रकार के अकाउंट ओपन करने के लिए मिनिमम धनराशि होना बहुत जरूरी होता है और ये अधिकतर मैंने बताया ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी में संलिप्त जो भी व्यक्ति है, जैसे दुकान है वाला है तो दुकानदारी करने के बाद शाम को इन बैंकों में जाकर के अपने डिपॉजिट को सबमिट कर देता है और अगले दिन जब रिक्वायरमेंट होती है मनी की तो उस पैसे को निकाल करके फिर से पेमेंट जारी रखता है। तो चालू खाते अधिकतर दैनिक व्यापारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसे संपादित किया जाता है। दैनिक आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए बचत खाता होता है, दैनिक व्यापारिक आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए कौन सा खाता होता है, आपका चालू खाता होता है और चालू खाते के माध्यम से इसे पूरा करते हैं। अगला है आवर्ती जमा खाता। आवर्ती करते हैं रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग का मतलब होता है आपके पास कुछ पैसे बच जाते हैं, सपोज दैट आपके पास 200 रुपए बच गए तो 200 रुपए क्या किए आपने, एक रिकरिंग आरडी खोलवा ली। आरडी का मतलब होता है कि मैं 200 रुपए हर महीने जमा करूंगा, मुझे क्या होगा, तो इसकी ब्याज की दर भी काफ़ी अच्छी होती है रिकरिंग डिपॉजिट की। इसमें रिकर कर करके यानी हर महीने आप कुछ अमाउंट में पैसा डालते जाएंगे और अंत में आप देखोगे कि बहुत बड़ा अमाउंट आपको मिल जाता है। तो जब हर महीने आप कुछ ना कुछ अमाउंट, मतलब फिक्स रहता है, ये जो रिकरिंग डिपॉजिट होती है इसमें मिनिमम फिक्स होता है 200, मैक्सिमम आप कितना भी डाल सो, तो मिनिमम आपको 200 करके डालना होता और इसमें ऊंचा ब्याज की दर प्राप्त हो जाती। तो ये लोग क्या करते हैं, फोर्स्ड सेविंग को बढ़ाते हैं। फोर्स्ड का मतलब होता आपके पास पैसे नहीं बचते, लेकिन नहीं मुझे किस्त भरनी, कितनी किस्त भरनी है, 200 की किस्त भरनी है, तो आप अपने कंजप्शन की एक्टिविटी को रोकोगे। तो ये फोर्स सेविंग, जब परिवार में पैसे नहीं बचते हैं और परिवार को पैसे की जरूरत होती है तो अधिकतर परिवार इस प्रकार की बचतों का सहारा लेते हैं और इनको हम लोग आरडी कहते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट कहते हैं। और परिवार अपने उपभोग से कटौती करके इस प्रकार की जो किस्त बनवा लेते हैं और इस किस्त के माध्यम से अपनी सेविंग्स को रेडी करते हैं। ठीक है, तो ये अवधि 1 वर्ष से लेकर के 10 ईयर्स तक भी हो सकती है और जितने साल का आपने प्लान लिया है रिकरिंग डिपॉजिट का उतने साल तक आप इसको संचालित कर सकते हैं।
इसके अलावा आता है अन्य बचत खाते। व्यापारिक बैंकों द्वारा विभिन्न उद्देश्य के अनुरूप, जैसे गृह बचत खाता। गृह बचत खाता में क्या होता है कि एक बैंक आता है और आपके घर में एक गुल्लक रख जाता है, ठीक है। इस गुल्लक में मान लीजिए एसबीआई आया तो एसबीआई का नाम लिखा रहेगा। उस गुल्लक की चाबी जो होगी वो किसके पास होगी? एसबीआई के एजेंट के पास होगी, ठीक है। अब इस गुल्लक में क्या करोगे? आपके पास 10 रुपए बचा, 10 रुपए आपने डाल दिया, 20 रुपए बचा, 20 रुपए डाल दिया, 2 रुपए बचा, 2 रुपए डाल दिया। तो मंथ के एंड में, ठीक है, जैसे 30 तारीख को कोई बैंक का एजेंट आता है और 30 तारीख को इस गुल्लक को आपके सामने खोलेगा। गुल्लक में निकला 200 रुपए, तो उस 200 रुपए को आपके सामने एक पर्ची रहेगी, उस पर्ची में भरवा देगा और आपके साइन करा देगा और आपके अकाउंट में जमा हो जाएंगे। तो इसे कहते हैं गृह बचत खाता। अधिकतर गृहिणियों के लिए इस बचत खाते को प्रमोट किया गया, क्योंकि महिलाओं में यह माना गया कि ऑब्स्टेकल्स होते हैं, वो नहीं बैंकिंग की सेवाएं बड़ा कभी कभी आलस कर जाती कि अरे नहीं जाएंगे, बड़ा बड़ी भीड़ होती है, हमको पर्ची भरने नहीं आती है, ठीक है, इलिटरेट होती हैं, वृद्ध होती हैं, नहीं कर पाती हैं, तो उनके लिए गृह बचत खाता ऑपरेट मतलब दिया गया और उनके यहाँ इस प्रकार की व्यवस्था की गई। अगला आता है प्रतिदिन बचत खाता। प्रतिदिन बचत खाता भी आपने देखा होगा, पर डे आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते पर डे कुछ ना कुछ 20 रुपए 50 रुपए जमा करते हैं और वो पर डे डिपॉजिट होता चला जाता है। फिर आपका मासिक ब्याज आय जमा। कुछ लोग महीने में क्या होता है ब्याज जो आता है उसको जमा करते हैं योजना। कुछ लोग अवयस्क बचत योजना होती है। अवयस्क का मतलब होता है अपने छोटे बच्चों के घर में जो छोटा बच्चा होता है उसके नाम का कोई अकाउंट ओपन कर देते हैं और उसके नाम का एक बचत योजना ले लेते हैं, तो वह भी एक प्रकार की आरडी होती है। इसके अंतर्गत छोटी छोटी बचतों को प्रमोट करते हैं जब बच्चा एडल्ट हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा अभी आया है अवयस्क बचत योजना का अंतर्गत सुकन्या धन योजना। सुकन्या धन योजना के अंतर्गत अगर आपके परिवार में कोई बेटी है और उसकी उम्र 10 साल से कम है तो उसका अकाउंट खुलवाएंगे, तो उस पर ब्याज की दर 10% या 9% जो भी मिलेगी, बहुत अच्छी मिल रही है इस समय। तो ये अवयस्क, जैसे वो लड़की मैच्योर हो जाएगी 18 साल की हो जाएगी तो उसको वो अकाउंट ऑपरेट करने लायक हो जाएगी, तो उसको पैसे मिल जाएंगे। तो इसे हम लोग अवयस्क बचत योजना के श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। उसके बाद आता है कृषि जमा योजना। एग्रीकल्चर सेक्टर की जो जमाएं होती हैं उस प्रकार की। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो बैंक होता है, क्योंकि बैंक का प्रयोग किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो बैंक ये चाहता है तो बैंक का प्रयोग समाज का हर वर्ग करे, तो हर वर्ग की आवश्यकताओं के अनुरूप बैंकों को डिजाइन किया गया, ठीक है। और उसी प्रकार जो इन पे खाते ऑपरेट होते हैं वो अकॉर्डिंग टू नीड्स, आवश्यकता के अनुरूप उन खातों को भी सजेस्ट किया जाता है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बैंकिंग सेवाओं का प्रयोग करें और देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे सकें, और अपने योगदान के साथ देश का भी वृद्धि होगा और उनकी भी समृद्धि उसी में छुपी हुई होती है। ये उद्देश्य बैंकिंग के यहाँ पर होते हैं। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया 10 टाइप्स ऑफ द बैंक और उन पर चलने वाले खाते। अब आपके कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछिएगा मेरे साथ।